प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। भाग 3 विनिर्माण उद्योग अध्याय 11 कक्षा 10 के लिए में आपका फिर स्वागत है। आज चर्चा कर रहे हैं औद्योगिक प्रदूषण के ऊपर। एक सवाल इस पे भी बन सकता है आपका, तो औद्योगिक प्रदूषण होता क्या है? क्योंकि आपने अभी देखा, विभिन्न उद्योग धंधों को देखा, तो जब उद्योग धंधे विकसित किए जा रहे हैं, वो भी एक देश के औद्योगिक विकास आप देख रहे हैं। सकल घरेलू उत्पादन में योगदान इतना है, ये सारा देश अग्रणी है, विश्व में ये इतने नाम पर आ रहा है। तो एक कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? कीमत होती है प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ प्रदूषक दोहन कब हो रहा है? हम संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, अविवेकपूर्ण दोहन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रदूषक तत्व होते हैं। जब औद्योगिक ढांचा खड़ा हो जाता है, तो इंसान मानव जो होता है बेतरतीब दोहन करता है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रदूषक तत्व होते हैं जो प्रकृति को देता जाता है, और इतना ज़्यादा है कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, और वो प्रदूषक के रूप में मतलब ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कि जीवन के लिए, यानी कि जीवन के योग्य जो संसाधन हैं उनके गुणवत्ता को समाप्त कर देते हैं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? वो औद्योगिक प्रदूषण कहलाएंगे। तो आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के जो उद्योग, जो आर्थिक तंत्र के एक विकास बहुत बड़ा सहायक है उसमें, तो साथ के साथ ये क्या आपने देखा, मानव सभ्यता है प्रकृति के विनाश का कारण बनी हुई है। देश में जिन स्थानों पर औद्योगिकरण हुआ है वहाँ पर नगरीकरण भी हुआ है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ गति पकड़ रहा है। आपने नाम सुना है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, अहमदाबाद है, नागौर, बेंगलोर, पुणे। मतलब आप ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये तो मेगापॉलिटन बन गए। मेट्रोपॉलिटन 35 से ज़्यादा जो है नगर है वो मेट्रोपॉलिटन बन गए हैं। जैसे अहमदाबाद है, आपका जयपुर भी है इसके अंतर्गत। तो इन नगरों में जल व वायु प्रदूषण का स्तर, आप आजकल अखबार पढ़ रहे हैं, 300 पीपीएम से ज़्यादा, 400 पीपीएम से ज़्यादा प्रदूषण कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे, पटाखे चलाने बंद कर दिए गए 11-12 राज्यों के अंदर, आपने पूर्णतः बंद है इसके ऊपर प्रतिबंध। तो प्रदूषक इतने ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होता है, जो वायु प्रदूषित, उसकी सीमा मतलब गुणवत्ता बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। तो उसका कारण क्या है? औद्योगिक प्रदूषण है। तो देश में केंद्रीय जलमल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा जो है, वहाँ पर गंगा एक्शन प्लान है, 1985 में काम हुआ। उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी काम हुआ, गंगा के ऊपर काफ़ी बड़ा है। और आज गंगा में वाकई में कार्य हुआ है, तो वो साफ़ है उस पर। तो उसके सहायक नदी जैसे यमुना के किनारे बहुत सारे उद्योग हैं, चमड़ा है, कागज़ है, खाद है, रसायन है, औषधि वाले हैं। तो ये अपशिष्ट जो होते हैं, कचरा वगैरह, उसी के अंदर छोड़ देते हैं। इसी प्रकार गोमती नदी जो लखनऊ के समीप है, वहाँ पर भी कागज़ व गन्ना उद्योग, उसके अपशिष्ट उसमें छोड़ देते हैं। तो खासकर क्या होता है, उसमें पनपने वाले जीव होते हैं, जैसे मछलियाँ, वो मर जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसमें। तो एक अध्ययन के मुताबिक 30% महानगरीय जनसंख्या सांस की बीमारियों से ग्रसित है। किसके कारण? प्रदूषण के कारण। ये सभी बीमारियां होती किसके कारण है? वायु के कारण होती हैं। वायु में क्या पाया जाता है? किसके कारण? वायु में होता है कार्बन, सीसा, सल्फर। ये कारकों से क्या होता है? ये सांस की बीमारियां फैलती हैं। और ये सभी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ साथ क्रिया करते हैं, और मानव शरीर व मृदा जल संसाधन के लिए हानिकारक होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करते हैं, क्या? कार्बन, सीसा, सल्फर, ये कारक। सो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें एक औद्योगिक अपशिष्ट पर्यावरण का प्रभाव में, आप ऊपर वाले चित्र देख सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। क्या लिखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, देख रहे हैं आप, जा रहे हैं, उससे सल्फ्यूरिक युक्त परिवर्तन होता है, और इससे अम्लीय बादल बनते हैं। और फिर ये जब वर्षा होती है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ऐसे लाल रंग की वर्षा केरल के अंदर भी हुई है, खासकर यूरोपियन देशों में अम्लीय वर्षा सबसे पहले हुई है, केरल के अंदर हुई है इस तरीके से। ठीक है। तो जब औद्योगिक प्रदूषण इतने बढ़ेंगे तो अम्लीय वर्षा तो स्वतः ही होगी, जरूरी होगा उसके साथ साथ ये सारे। तो अगर आगे देखते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट जल वायु के माध्यम से, तो ये जितने हमारे जो 5 तत्व हैं, इनको प्रदूषित कर देते हैं। तो जल है, वायु, ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं मानव के लिए। तो इसके माध्यम से समुद्री भागों में पहुँच कर स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो एक उसके साथ फूड चेन भी जुड़ी हुई है, खाद्य श्रृंखला वो प्रभावित हो रही है। समुद्री जीव, वनस्पति जीव मरने लग गए हैं।
समुद्री जहाज़ों से अपशिष्ट आपको पता है उनसे भी छोड़े जाते हैं। समुद्र में तेल टैंकर होते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, तेल फैल जाता है, तेल का रिसाव हो जाता है। हालांकि तेल जो ऑयल जैमर्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, बैक्टीरियाज डेवलप कर लिए जो जो उसको क्या करते हैं, तेल को समाप्त कर देते, खा जाते हैं। तो पर वो धीरे धीरे विकसित किए, पर एक प्रकार से वो ऑक्सीजन को तो वहाँ पे कट कर देते हैं और वो समुद्री जीव मारे जाते हैं उसमें। तटों के समय शोधन केंद्र बना दिए गए हैं, समुद्री भागों में बमों के परीक्षण किए जाते हैं। जैसे अब अपने राजस्थान में तो क्या है, भारत में क्या है, डेजर्ट है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिए जाते हैं। जिन देशों में डेजर्ट नहीं है, मरुस्थल नहीं है, वहाँ पर एक्सप्लोजन कहाँ किए जाते हैं, समुद्र में किए जाते हैं। जहाँ समुद्र है समुद्र में किए जाते हैं, तो उससे भी समुद्री जीव जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये प्रमुख रूप से आप ये देखेंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं। अगले पेज पे चलते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। भारत में हर 8 में से एक पक्षी लुप्त होने के कगार पे। अभी अपने सांबर का केस पड़ा है, साल भर हुआ है, उसमें बेतरतीब मर गए वहाँ पर। क्या उसका कारण है? सारे प्रदूषकों का ही कारण है। और औद्योगिकरण उसका प्रमुख कारण है। परिवहन के साधनों तथा मार्गों में इसके प्राकृतिक आवास, भोजन, ये सब स्रोत उसके क्या समाप्त होते जा रहे हैं। इस प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा हो रही है। गंदे जल को प्रभावित होने से आपने देखना, पीने के पेयजल व्यवस्था में भी आप कई बार गंदा पानी आ जाता है। भूमि में विषैले तत्व मिलने लग गए। साथ ही साथ तापमान में वृद्धि हो रही है। जो भूमंडलीय तापमान, अपने ग्लोबल वार्मिंग का आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, वो भी हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ रही है और बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि वायुमंडल का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसमें इजाफा हो रहा है, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो समुद्र के किनारे के जो तटीय इलाके के हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो डूब जाएंगे। मालदीव्स है, मॉरिशस है, मुंबई, ये द्वीप आने वाले समय में डूब जाएंगे। तो साथ के साथ गंगा यमुना के स्रोत जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमनदी पीछे सरक रहे हैं। तो ये स्रोत ही वहीं से, गंगा निकलती कहाँ से, गंगोत्री, यमुना कहाँ से, यमुनोत्री से निकलती। तो स्रोत ही खत्म हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये नदियाँ भी विलुप्त हो जाएंगी। कारण क्या है? औद्योगिक प्रदूषण। यदि को औद्योगिकरण का सही रूप रहा, यही रूप रहा, तो वो दिन दूर नहीं है जब मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे, बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा और आगामी कई पीढ़ियों शेष नहीं रहेंगी। अतः हम सब नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए सतत विकास की योजना बनाएं, जिससे टिकाऊ, संवर्धित व सुविकसित औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाए। मतलब इसके लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पहुँचने विकास करना पड़ेगा। इस तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण हम उपयोग करें संसाधनों का, कि प्रकृति का विनाश भी ना हो, इको फ्रेंडली बने। तो प्रकृति के साथ अगर इको फ्रेंडली, अब जैसे इको फ्रेंडली हर चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे रिसाइकल करें, इको फ्रेंडली करें, अक्षय ऊर्जा का प्रयोग करें। तो बहुत सारे तरीके हैं जो प्रकृति के साथ मिलकर हम उसके साथ प्रकृति के संसाधनों का उपयोग भी करें, पर उनका ऐसा भी ना करें कि प्रकृति का विनाश की डगर पर ही चल पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। लास्ट में हम अब दिए गए जो प्रश्न हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आप लास्ट में हमने बात की थी अभ्यास के प्रश्न है, तो इसमें अति लघुतरात्मक में आप देखें, लौह इस्पात आप इसे कोर्स से हटा दिया है। सूती वस्त्र कारखाने कहाँ कहाँ का है, तो सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना। लाखेरी का आपको याद रखना, 1916 में पहला सूती वस्त्र उद्योग लाखेरी राजस्थान में स्थापित किया गया था। वो पूछेगा, भारत का नहीं पूछेगा आपसे। विनिर्माण उद्योग वस्तु जो कच्चा माल है प्राथमिक जैसे कृषि से प्राप्त है, उसको क्या करना, परिष्कृत करना, मूल्य संवर्धन करना, उसके मूल्य में परिष्कृत, उसको बदलाव लाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसके अंतर्गत आता है, विनिर्माण के अंतर्गत आता है। जैसे कृषि और खनन क्रियाओं के द्वारा जो भी प्राप्त पदार्थ होते हैं, उसमें रासायनिक और भौतिक गुणों में को मानव के लिए उपयोगी व बहुआयामी रूप से परिवर्तित कर मूल्य वर्धन करें की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण कहलाती है। तो इसको याद कर लेना आप लोगों को, एक विनिर्माण पे सवाल बन सकता है। फिर पूछा राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग किन जिलों में, अभी बात की थी हमने, भीलवाड़ा का नाम है, उदयपुर है, कोटा है, बूंदी है, गंगानगर है, इनका नाम आप लिख देना। नोट छापने का कारखाना नेपानगर, होशंगाबाद, इसका नाम नहीं पूछेगा। भारत में सीसा जस्ता उद्योग किन राज्यों में है, तो इन राज्यों में पहला नाम ही आपने देखा है, एकाधिकार किसका है, सीसा जस्ता में राजस्थान का है। तो राजस्थान में आप देखेंगे, राजस्थान में सीसा जस्ता, अभी हमने बात की थी आपसे, राजस्थान में सीसा जस्ता कहाँ कहाँ पर है, प्रमुख भंडार है, अरावली संकला है, जावर है, देवारी है, उदयपुर में चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में राजपुरा दरीबा है, रामपुरा दरीबा है, ये खाने का। इसके अलावा पूर्व बनेड़ा, चौथ का बरवाड़ा है,
गुडा की सूर्यदास है, यहाँ से मंगाया जाता है। और 95% सीसा जस्ता का उत्पादन का एकाधिकार किसका है? राजस्थान का ही इसमें एकाधिकार है। तो आप इसको बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की बात करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट पे अभी आपसे बात की थी हमने कि ये जो हैं ये नमक बनाने के कार्य में काम में आते हैं। तो विशेष रूप से ये कहाँ पर है? इसकी ये डीडवाना में सोडियम सल्फेट का कारखाना और पचबदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थित है। ठीक है, नमक के लिए लवणों का प्रकार है, याद रखेंगे इसको। लघु उत्तरार्ध में भारत में सूती वस्त्र का निर्माण राजस्थान का ही पढ़ना है, अभी बात की थी हमने। सीमेंट में राजस्थान के संदर्भ में आप बता देंगे। लाखेरी में सीमेंट का कारखाना है। लाखेरी के अंदर आपको बताया था सीमेंट का कारखाना 1916 में लगाया गया था। निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर एक पेटी के रूप में है। इसके अलावा उदयपुर, नागौर, पाली, सिरोही में उद्योग पाए जाते हैं। 16 बड़े उद्योग हैं, 5 मध्यम है, 130 छोटी इकाइयाँ हैं। सफ़ेद सीमेंट की 6 बड़ी इकाइयाँ हैं। गोटन इसमें प्रसिद्ध है। और 90% पोर्टलैंड सीमेंट और 10% सफ़ेद सीमेंट का निर्माण होता है। आप इसको देख लेंगे। इसके अलावा राजस्थान में औद्योगिक विकास के ऊपर अभी अपने बात की थी। कितना औद्योगिक विकास में 6% देश में योगदान है और राज्य के अकेले घरेलू उत्पाद में 30% योगदान है। मतलब अगर कंपेयर करें दूसरे राज्यों की तुलना में, अगर तो प्रतिस्पर्धा में थोड़ा पिछड़ा राज्य है राजस्थान। बाकी कई ऐसे उद्योग धंधे कृषि आधारित और कई हैं जैसे जिन पे एकाधिकार भी है इसका, जैसे सीसा जस्ता है, हमने सीमेंट उद्योग, हस्तशिल्प है, मार्बल उद्योग है, नमक है, ऊन है, इनमें एकाधिकार भी है। तिलहन है, इन पे एकाधिकार भी है, इसका अच्छा उत्पादन है। इसके बाद आखिरी में हम देखते हैं बड़े सवालों के अंतर्गत जो है, आप इसमें सिर्फ देखेंगे राजस्थान में प्रमुख उद्योगों का वर्णन। तो अभी लास्ट में एक टॉपिक अपन ने पूरा देखा। इस सारे उद्योगों के बारे में आप 3-3, 4-4 लाइन में इसका विवरण दे देंगे। तो ये सारे उद्योग धंधे आप इसमें सूती वस्त्र, ऊन उद्योग, तिलहन है, अन्य उद्योग सभी का वर्णन करेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बारीक चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। आप इसको 2-3 बार सुने, देखें, लिखें, अपने नोट्स बनाएं और परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।